Thank you, Dr. Sab, for these kind words. I'm grateful कि आपने इस बुक टॉक का एहतमाम किया और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं क़य्यूम निज़ामी साहब, वो भी कुछ देर में तशरीफ़ लाएंगे। उम्र की तवील उम्री की वजह से उन्होंने माज़रत किया कि वो पूरी महफिल में शायद साथ ना बैठ सकें। बग़ैर आप लोगों का वक्त ज़ाया किए, विल कम डायरेक्टली टू द टॉपिक डिस्कस्ड इन द बुक। हार्वर्ड में कैंडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्हेन आई वाज स्टूडेंट देयर pursuing my master's degree, I realized कि जो डेवलपमेंट की थ्योरीज मगरिब में हमें पढ़ाई जाती हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन तमाम थ्योरीज का नुक्ता आगाज़ होता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी पार्टी अडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी। पूरा मगरिब का जो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वो इस अजम्पशन पे बेस करता है कि किसी भी माशरे को सबसे पहले एक अडल्ट फ्रेंचाइज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए। वंस डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड, उसके नतीजे में वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नतीजे में वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बट इवन व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट देयर, I could observe कि जो evidence है from the developing countries, that is absolutely contrary. दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिन भी ममालिक ने तरक्की की है, या तो उन ममालिक ने तरक्की की है अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जैसे कि साउथ कोरिया में, या उन ममालिक ने तरक्की किया है जहाँ के बाय कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही पार्टी को रूल करने का हक है, जैसे कि चीन में या वियतनाम में, या उन ममालिक ने तरक्की की है जहाँ जमहूरी निज़ाम तो कायम है लेकिन अमलन वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दहाइयों तक ऑलमोस्ट अनअपोज्ड गवर्नेंस की इजाज़त दी गई। और तीसरे मॉडल में सिंगापुर भी आता है, इसके अंदर मलेशिया भी आता है, इसके अंदर जापान भी आता है, इसके अंदर ताइवान भी आता है। एंड वी कैन कॉल दैट de facto single party state. Then after completing my studies at Harvard, when I joined the World Bank in Washington DC, वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं प्राइवेटाइज करूँ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, बैंक्स को, स्टील मिल्स को, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को, फॉर्मर सोवियत यूनियन में, ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में। अगेन जो ऑर्थोडॉक्सी थी और अब भी है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, WTO की, वो ऑर्थोडॉक्सी ये कहती है कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं ये पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ बन जाते हैं, एंड द ओनली थिंग दैट शुड बी डन इफ दे आर एस्टैब्लिश्ड टू प्राइवेटाइज देम। अच्छा, ये भी जब मैं इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था with the World Bank, even then I could observe कि जो चाइना के स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में शामिल होते हैं, वो सारे के सारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं और वो सारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं वो प्रॉफिटेबल भी थे। And whenever I talked about this to my colleagues at the World Bank, they either ignored it or they had no answer to it. सिर्फ ये दो ही कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थी, और भी बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से, that were really irreconcilable to the evidence from the ground. So I left my job at the World Bank in DC, came back to Pakistan, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि I established Crescent Foundation. और फिर अपने दोस्तों के साथ we've been talking about the
problems of Pakistan, लोगों से मिल रहे हैं, research कर रहे हैं. In certain sense, the book, what is to be done, is the result of 20 years of discussion. ये किताब को 9 chapters में बांटा गया है और 9 जो chapters हैं ये 3 sections में organize हैं. पहला section है what is to be done के अंदर the rise of the West का. This is the first section. Second section is attempts by the rest. And the third section is how the rest can catch up with the West. जो पहला section है rise of the West का, it begins with the observation कि 1000 साल पहले अगर आप दुनिया पे नज़र डालें तो दुनिया में 2.5 powers थी, 2 superpowers and 1 junior partner. East में the most powerful empire was Chinese under Song dynasty, and in the Middle East जो उस वक्त की most established power थी, that was Abbasid Caliphate centered around Baghdad. और निस्बतन जो पावर थी little bit diminished, that was the Eastern Roman Empire with capital at Constantinople. उस वक्त का जो यूरोप था वो poor, fragmented, weak, politically unstable, no knowledge, no economic system. And any observer, any rational observer looking at the map of the world at that time could have never guessed कि within few years यही जो वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं ये दुनिया पे अपनी एम्पायर्स कायम करने में कामयाब हैं. But that's exactly what happened. And as we know कि at the height of the colonial period, 84% of the world landmass was under control of those same fragmented Western European countries. This is probably the biggest reversal of fortunes in human civilization. Now, how did that happen? Dark Ages के बाद, Middle Ages के बाद, from Renaissance up until the French Revolution, ये तकरीबन 400 साल का अरसा बनता है. इस दौरान जो मगरबी यूरोप के ममालिक हैं, they went through some very fundamental transformations. The first transformation was कि उनका जो कल्चर है वो theocentric से anthropocentric हो. Basically there was change in the world view, the way they look at man, society, purpose of life, and so on and so forth. So there was a cultural shift. वो वहाँ का knowledge system था. By combining inductive reasoning, mathematics, and experimental science, Europe finally gave birth to what we now know as modern science. So that was a scientific revolution. And the third transformation happened after the Treaty of Westphalia in 1648. Western European countries started to establish the institutions of modern state. Once Europe had gone through the period of modernization, उसके बाद Europe went through an industrial revolution roughly around the last quarter of the 18th century up until World War I. और इस दौरान जो per capita GDP है यूरोप में, that started to rise. जमहूरियत जो है, उस तरह की जमहूरियत जो हम अपने मुल्क में चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सिटीज़न को वोट देने का हक़ हो, हर सिटीज़न को ये हक़ हो कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सके या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सके, या उसको ये हक़ हो कि वो किसी भी ऑफिस के लिए इलेक्शन लड़ सकता है.
इन 3 कंडीशंस को फिल करते हुए पहली जंग अज़ीम तक कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं था जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वहाँ पे जमहूरी हुकूमत कायम थी. So that type of government really came into being in the West only after World War I. और इन 3 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के कि पहले यूरोप जो है वो मॉडर्नाइज हुआ, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलाइज हुआ और उसके बाद वो डेमोक्रेटाइज हुआ. इन 3 अदवार से गुजरने के बाद अब यूरोप उस एक दर्जे पे है, एक नई तहजीब के दर्जे पे है. एंड आई लेबल दिस type of society, this type of civilization as an industrial civilization. And one of the conclusions of the first section is कि ये जो industrial civilization है, ये जो एक जदीद तर्ज की civilization है, it is really not just an advanced version of a previous agricultural civilization. It is something different altogether. और इसी वजह से सिंस इट ऑपरेट्स ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल्स, इसीलिए मुमकिन हो सका मगरबी यूरोपीय ममालिक के लिए को दुनिया के ऊपर जो है ना वो गालिब आ सकें. वहाँ पे जो वेल्थ है उसकी प्रोडक्शन हो सकी, पावर प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो हासिल कर सके. हाउ डिफरेंट दीज सोसाइटीज़ आर फ्राम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको एक आप मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर बाकी तमाम तहजीबें जो इससे पहले आईं, 21 से 24 तहजीबें जिनका टॉइन भी जिक्र करता है, इफ़ ऑल दो सिविलाइजेशंस रिप्रेजेंटेड अ कैंडल, then this modern Western civilization represents a light bulb. And light bulb is not the advanced variant of a candle. It is something different altogether. हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए यूरोप की जो इस कहानी है, राइज ऑफ द वेस्ट की जो स्टोरी है, उसमें शायद की लेसन ये है कि ये जो सीक्वेंस है कि फर्स्ट सोसाइटीज मॉडर्नाइज होती हैं, उसके बाद ही उनके लिए मुमकिन होता है कि वो इंडस्ट्रियलाइज हो सके, और एक ख़ास लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के बाद ही ये मुमकिन होता है कि वहाँ पे मल्टी पार्टी अडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी आ सके. ये जो सीक्वेंस है, दैट अपीयर्स टू बी यूनिवर्सल. I have not yet come across any society, any example where the sequence has been broken and society has been able to make progress. Let me give you an example from the history of China. China में 2000 साल तक एक imperial system कायम था. And after the failure of reforms following the defeat in the Opium Wars, Chinese tried different methods, forms, policies of reforming their society. And all those reform efforts failed. And finally, at the beginning of the 20th century, those concerned elite in China who wanted to rid China of the menace of the foreign influence, they came to the realization that the only salvation left for China is revolution. And finally they succeeded in bringing about a revolution in 1911. अच्छा, उस रेवोल्यूशन के बाद जो रेवोल्यूशन के लीडर्स थे वहाँ, इस रेवोल्यूशन को जिनहाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं वो, या revolution of 1911, 1912. The leaders of that revolution came to the conclusion कि जो उस वक्त most advanced countries थे दुनिया में, there were 2 republics, American Republic and the French Republic,
So they wanted to also establish a republic in China. And they wanted this republic to be governed through democracy, although not adult franchise democracy. So they established a constitution, वहाँ पे election भी हुए और president भी elect हुआ. But this democratic experiment in China broke down within years. There were political assassinations. जो वहाँ की पार्लियामेंट इलेक्ट हुई उसके सेशंस मुअत्तल कर दिए जाते थे. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको ब्रोबीट किया जाता टू पास सर्टेन टाइप ऑफ लेजिस्लेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया. देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग बैक द इंपीरियल सिस्टम येट अगेन. एंड वेरी सून, विदिन 5 to 7 years, China plunged into chaos, anarchy, and civil war. And that period in China is known as the era of warlordism. And there could be many, small technical details of why this system failed. लेकिन जो structural इसकी explanation बनती है वो यही है कि 2000 साल की इंपीरियल सिस्टम के बाद जो चाइनीज सोसाइटी थी वो अभी एक फ्यूडल सोसाइटी थी, एक्सट्रीमली हायरार्किकल सोसाइटी थी, एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, आर्केइक प्री मॉडर्न सोसाइटी थी. और उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो भी बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर या आर्टिजन प्रोडक्शन पे थी. तो उस प्रिमिटिव और पुअर सोसाइटी के अंदर जब चीन ने भी जमहूरी तर्ज हुकूमत इंट्रोड्यूस करने का तजर्बा किया तो इट रिजल्टेड इनटू केओस एंड वॉरलॉर्डिज्म. द चाइना वाज स्प्लिट इनटू मेनी एरियाज. हर जगह पे जो गवर्नर था उसकी अपनी फ़ौज भी थी और वो डिफैक्टो वहाँ का रूलर था. और जो अलीजेंस थी बेजिंग के साथ, दैट वाज ओनली टोकन अलीजेंस थी. देखिए, इस सारे जो गुफ्तगू है उसका खुलासा ये है कि मगरिब हमेशा ये बताता है कि जमहूरियत जो है ये तरक्की का नुक्ता आगाज़ है, या जमहूरियत जो है वो तरक्की का बीज है. जबकि तारीख़ ये बताती है कि जमहूरियत जो है ये तरक्की का समर है. और ये समर किसी भी माशरे को उसी वक्त हासिल होता है जब वो बुनियादी नौइयत के समाजी, सियासी और मुआशी तब्दीलियों से वो माशरा गुजर चुका होता है. एंड दिस dictum is proved not only from the history of the West itself, but also from all the other efforts that have made by all the societies to catch up with the West. दूसरा जो सेक्शन है बुक का, it is titled Attempts by the Rest. और इसमें 5 ऐसे ममालिक का जिक्र किया गया है जिन्होंने पिछले 300 साल में कोशिशें की हैं कि वो मगरिब के हम पल्ला आ सकें इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ पावर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ रशिया. रशिया में 1700s के शुरू में वहाँ के ज़ार्स ने कोशिश की, 200 साल तक कोशिशें करते रहे. Not really work, all those reforms. And finally, even the elite in Russia realized that there is no hope except revolution. So they brought about the revolution. It worked to a certain extent, and the book covers all this history of Russia. The second example given is that of Japan. Japan was the first non-European society
जो कि मॉडर्नाइज हुई और इंडस्ट्रियलाइज हुई. Then we have the example of the Ottoman Empire. Ottoman Empire was one of the dominant powers of Europe. And then by the middle of the 19th century, it was marked as the sick man of Europe. And realizing this weakness, जो Ottoman Sultan थे, उन्होंने reforms की कोशिशें की, तंजीमात की reforms की कोशिश की, didn't work. And finally they had to abolish the caliphate and the sultanate as well, and establish a republic in Turkey as well. फिर किताब में जिक्र है चीन का, कि चीन में किस तरीके से सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के बाद फर्स्ट दे ट्राइड द डेमोक्रेटिक वे ऑफ रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिपब्लिक then they brought about a second revolution in 1949. And from 49 onwards, the Communist Party of China है, they have opted a different course of modernizing their society, और उसका नतीजा अब हमारे सबके सामने है. इजिप्ट जो था वो पहला इस्लामी मुल्क था जिसने बाकायदा तौर पे ये कोशिश की कि मगरिब के हम पल्ला आ सके, फ़ौज के हिसाब से, नेवी के हिसाब से, अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स के हिसाब से, तालीमी इदारों के हवाले से. कुछ इजिप्ट को कामयाबी हुई भी, from let's say 1810s up until 1840s, but afterwards जितनी भी कामयाबी हुई वो dissipate हो गई, and after 200 years of reform efforts, Egypt still is poor, fragmented, divided, chaotic, and also undemocratic. इन 5 एग्जाम्पल्स से किताब में कई नतीजे निकाले गए हैं, लेकिन शायद जो हमारे लिए सबसे अहम नतीजा है वो ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है जो कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जहाँ कामयाबी से हुआ, ये उसी वक्त हो सका जब वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, सेंट्रलाइज्ड और इफेक्टिव स्टेट कायम थी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डेमोक्रेसी, इट हैज़ टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द स्टेट. The state has to be strong, the state has to be powerful, the state has to be central, the state has to be effective. I would not probably go as far as use the term, because we are among, the students of political science, they may not like it. But in reality, जहाँ भी ये transformation successfully हुई है, the state there was authoritarian. And we have started to use probably a different term for that. The state there was a hard state, not a soft state. Once China failed in its democratic experiment after establishing the Republic of China from 1912 to 1949, after the Second Revolution, the People's Revolution in 1949, उसके बाद से जो Communist Party of China है, it has monopoly over political power in China. Constitutionally, Communist Party of China is the only party that can rule China. Other political parties do exist. 8 political parties, other parties do exist. लेकिन उनका जो रोल है वो मुशावरत का. वो कम्युनिस्ट पार्टी को मुशावरत देती हैं और मिल के वो हुकूमत करते हैं, लेकिन constitutionally only the Communist Party of China can make the government of China. So they have complete monopoly over the political power in China. They also have complete monopoly over the coercive power in China, because the People's Liberation Army is really an arm of the CPC. Not only that, the Communist Party also has monopoly over the ideological direction of the country as well. It's not कि कोई भी उठ के चाइना के बारे में नज़रियाती तौर पे डिसाइड कर सके कि नज़रियाती तौर पे 1.2 बिलियन लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है. No, prerogative is only held by the Communist Party of China. First, it was Marxism, Leninism, and Mao Zedong thought.
for the first 30 years. Then under Deng Xiaoping, it was socialism with Chinese characteristics. And now under Xi Jinping, it is socialism with Chinese characteristics for a modern era. So whether it is political power, whether it's coercive power, whether it's the power to set the ideological direction of the nation, the Communist Party of China has complete monopoly of all these three forms of power. Now, this is absolutely contrary to what we are being taught by Western theories. And the results for everybody to see that within my lifetime, I have seen China become not only a superpower, but they lifted 800 million out of poverty in just 40 years. The third section of the book basically then summarizes कि इन दोनों तजर्बात से rise of the West से attempts by the rest से 7 कौन से ऐसे steps हैं जिन पे follow करके कोई भी मुल्क, कोई भी गरीब मुल्क, वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, पिछली सदी में हो, इस सदी में हो, अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में, किस तरीके से वो अपने हालात को बदल सकता है. Of course, these are general steps, but they have to be tailored according to the conditions in each society. And this brings us to the last and probably the most relevant question discussed in the book, relevant to the conditions probably our own country. और वो क्वेश्चन ये है कि क्या एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का होना is it also a sufficient condition for progress? If we do nothing else, सिर्फ एक strong state है, authoritarian state है, effective state है, is that not just necessary but also sufficient to generate progress? Again, जो objective reading है West की और non-Western countries की, that shows कि besides having an effective state, there are 2 other conditions that need to be fulfilled. पहली कंडीशन ये है कि जो भी पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो, वो एक शख्स हो, ग्रोह हो या पार्टी हो, उसको इस पावर को इस्तेमाल करना होगा नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ना ये कि उस पावर को इस्तेमाल करे फॉर पर्सनल गेन्स, फॉर अपने ख़ानदान के या पार्टी के गेन्स के लिए. सो देयर हैज़ टू बी, द पावर हैज़ टू बी wielded to achieve national goals. And the second condition that also needs to be fulfilled, कि जो भी शख्स है, ग्रोह है, पार्टी है, जो कि ये नेशनल गोल्स को अचीव करना चाहती है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको जो जदीद दुनिया है उसके बारे में उसको मुकम्मल आगाही हो. What is a modern state? What is a modern society? What is a modern economy? उसकी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं? इदारों को कैसे बनाया जाता है? ये जो इंटीमेट नॉलेज है जदीद दुनिया का, इसका होना भी एक नेसेसरी कंडीशन है, besides having a strong state and besides having the ambition to achieve some national goals. 1960s में और 1970s में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकरीबन एक ही तरह की हुकूमत थी. दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थी, अथॉरिटेरियन स्टेट्स थी, सेंट्रलाइज स्टेट्स थी. लेकिन नॉर्थ कोरिया स्टैग्नेट कर गया और साउथ कोरिया जो है वो प्रॉस्पर कर गया. नॉर्थ कोरिया में जो पार्टी थी उसने ताकत को इस्तेमाल किया किम इल संग की जो ख़ानदान है उसको ताकत में रखने के लिए. एंड वेरी सून द regime became corrupt and repressive. साउथ में जनरल पार्क, once he led a coup, उसका एक ही अपनी जिंदगी का मकसद था टू इंडस्ट्रियलाइज साउथ कोरिया.
Once he had done industrializing, he would industrialize more and then more. That was the sole objective that General Park had of exercising power. So not only he wanted to use that power to achieve national goal, बल्कि उसको टेक्निकल नॉलेज भी था how to accomplish this task. General Park had graduated from the military academy in Japan, और जापानीज के साथ नॉर्थ ईस्ट चाइना में जो मंचूरिया था उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को उसने बड़े क्लोजली देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे इदारे बने, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, किस तरीके से उन जो फर्म्स थी उनको इंसेंटिव दिया गया. तो जो एक डेवलपमेंट स्टेट का मॉडल है वो जनरल पार्क को इंटीमेटली उसकी डिटेल्स का भी पता था. सो इन साउथ कोरिया इन 1960s and 70s ये जो तीन कंडीशंस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड इफेक्टिव स्टेट का होना, उस ताकत को इस्तेमाल करना एक नेशनल गोल को अचीव करने के लिए, और उस नेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो नॉलेज है वो भी उस ताकतवर एंटिटी के पास हो, ये तीनों कंडीशंस मीट हुई साउथ कोरिया में ड्यूरिंग 60s and 70s. एंड विद इन 2 decades साउथ कोरिया was turned around and now it is one of the major industrial economies of the world. अब the chances are very slim कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री में बैक वक्त जो है वो मीट हो सकेगी. And that is why most of the societies, most of the developing countries that are a member of the United Nations, they suffer a bleak future. There is very little chance that they will be able to make progress and catch up with the West. And this stark reality is already evident in the sense that most of these countries वो आज़ाद हुए दूसरी जंग अज़ीम के बाद, और उनमें से बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो कि अब एक फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं. मोस्ट ऑफ द सब सहारन अफ्रीका इज इन दैट कैटेगरी. लैटिन अमेरिका के जो और 30 के करीब ममालिक हैं कैरेबियन में, they have been trying to make democracy work, presidential form of democracy. They have not been able to catch up with the West. If there is success, it's very restricted mainly to the East Asian civilization. So it is, if it is difficult for any society कि वहाँ पे ये तीनों conditions meet हों, it is also very difficult for Pakistan as well. Except, I think, compared to those countries in Latin America and Africa, I think there is just one element in our society that at least gives me hope. कि अगर हमारी जो माशरे का, हमारे मुल्क का वो एक अंसर जब तक मौजूद है, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं हम पाकिस्तान में उनको भी मीट कर सकेंगे. But whether Pakistan continues to exist as a society जो कि एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस की तरफ चलती रहती है, या हम अपनी जो एक स्पेशल हमारे माशरे का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इस्तेमाल करके हम तीनों कंडीशंस को an effective state, a state that wants to use its power to achieve national goals, and also it has the technical know-how to establish and to achieve its objectives. क्या ये तीनों कंडीशंस में पाकिस्तान में मीट हो सकेंगी? नहीं. I think we have just about 20 years to answer that question. आप सबके इन्होंने इस बुक टॉक का एहतमाम किया. Thank you very much.